हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइटर कल। माय नेम इज धीरज लालवानी और आज हम 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर विच वाज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को कंप्लीट कर चुके हैं। सो सेकंड चैप्टर जो गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन है, इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम का एक इंट्रोडक्शन पार्ट उठाएंगे, जो कि एक बेसिक टॉपिक होगा जिसके ऊपर बेस्ड होगा ये गॉस लॉ। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर के अंदर गॉस लॉ, इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें कोई ना कोई एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ पूछा ही जाता है और गॉस लॉ का स्टेटमेंट पूछा जाता है वन लाइनर के अंदर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने ब्लैक लाइन से जो एक फील्ड शो किया दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक एरिया रख दिया। ठीक है ना, एक एरिया रख दिया है। इस एरिया को रख दिया, मान लो किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे रखा है चाहे थोड़ा टेढ़ा करके रखा है, इस तरीके से रखा है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इस एरिया के अंदर लेट्स सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है चारों तरफ। ठीक है ना, मैंने हाथ को ऐसे रखा हुआ एक टाइम, सेकंड टाइम मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ। तो इस हाथ से परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली कितनी लाइनें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना अमाउंट नॉर्मली इसमें से जा रहा है। ठीक है, नॉर्मली इसमें से जा रहा है। लेट्स सपोज ये जो मार्कर को मैं शो कर रहा हूं दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मेरा हाथ इस तरीके से पड़ा होगा तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आ रहा है, इस पर परपेंडिकुलर नॉर्मली। ठीक है, अगर मैं इस हाथ को इस तरीके से रखूंगा तो यहाँ पर कम अमाउंट होगा, यानी कम लाइनें होंगी जो इस हाथ से परपेंडिकुलरली जा रही होंगी। ठीक है, कम अमाउंट होगा। और अगर इसी में मैं हाथ को इस तरीके से रख दूं, यहाँ पर चारों तरफ ऊपर से और नीचे से लाइंस जा रही है, तो बहुत कम लाइंस होगी जो इस हाथ से, जो इस सरफेस से रिलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने अपना एरिया क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया लाइंस के। सारी लाइनें ऊपर से नीचे से निकल जाएगी, तो यहाँ पर मैं कहूंगा फ्लक्स कम है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यानी ज्यादा एरिया एक्सपोज हो रहा है, ये ज्यादा एरिया है, ये वाला एरिया दैट इज बीइंग एक्सपोज्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहां से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, लेफ्ट साइड से। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब दिखेंगी, कब फेस होगी, जब मैं हाथ को ऐसे रखूंगा। कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब फेस होंगी, जब मैं हाथ को ऐसे रखूंगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो इससे रिलेट कर पाएंगी, ऊपर से नीचे से फ्लक्स निकल जाएगा या फिर लाइंस निकल जाएगी। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले एक बेसिक टर्म समझनी होगी जिसको मैं एस वेक्टर से दिखाता हूँ। एस वेक्टर, इसको कहा जाता है एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का बेसिक मतलब ये होता है किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर निकलने वाला, उसके एरिया से परपेंडिकुलर, ये इसका एरिया होगा पूरा, ये पूरा सेक्शन एरिया होगा। इस एरिया से परपेंडिकुलर बाहर निकलने वाला जो वेक्टर होगा 90 डिग्री पे, उसको कहते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, मान लो ये इस तरीके से रखा हुआ, हाथ थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ एरिया इस तरीके से, इस एरिया से परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो यहाँ से ऐसे नीचे की साइड जाएगा। अगर मैंने मान लो मैंने हाथ को ऐसे रखा है इस तरीके से, मुझे इस एरिया का एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर किधर जाएगा, इधर जाएगा वेक्टर। ठीक है, अगर मैंने हाथ को इस तरीके से कर दिया तो परपेंडिकुलर वेक्टर, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर जाएगा। अगर मैंने पूरा नीचे के साइड कर दिया तो नीचे के साइड से एग्जैक्ट 90 डिग्री पर नीचे के साइड इसका एरिया वेक्टर जाएगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी एरिया से या सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली बाहर की साइड निकलता है। ठीक है, तो अब इसकी बेसिक डेफिनेशन ये कह रही है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, मुझे निकालना है इस ई का कितना सेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना सेक्शन है जो इस सरफेस, ये सरफेस जो है वो थीटा डिग्री एंगल पर पड़ा है, थीटा डिग्री पर पड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर इधर से इसका एस वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से मान लो सरफेस रखा हुआ है, ये सरफेस रखा हुआ है और यहाँ से ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर जो कि नीचे के साइड जाएगा इस तरीके से। और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस साइड सीधा जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इस तरीके से जा रहा है और एरिया वेक्टर नीचे के साइड जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा।
मुझे क्या देखना है कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है। अभी तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड जा रहा है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाली लाइन ये इस सरफेस के क्या परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे मोड़ना पड़ेगा। इसको मोड़ करके मुझे क्या करना है, एरिया वेक्टर की लाइन में लाना है, एरिया वेक्टर के पैरेलल लाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें इसको इस तरीके से बनाऊं यहाँ पर इजी करने के लिए, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई है, दैट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे के साइड मैंने वेक्टर बना दिया एस वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। मुझे क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा पार्ट, कौन सा कंपोनेंट इस एस के साथ जा रहा है, और एस क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सरफेस के 90 डिग्री पर होता है, और आपको निकालना क्या है, फ्लक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। जो सर ये मानो सरफेस आपका, ये सरफेस है, इस तरीके से रखा हुआ है, ये आपका सरफेस है, ठीक है ना। तो सरफेस से 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, ई कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ कौन सा कंपोनेंट होगा, यानी एस के साथ में कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ होगा ई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, जिसके साथ एंगल बनाते हैं वहां पर कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, और उसके परपेंडिकुलर, इस कॉस थीटा के परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जाता है, तब यहाँ जाता है आपका साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी लाइन में आ रहा है, ई कॉस थीटा। तो आपको दो कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करना होता है, एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एस के साथ में हो, एस यानी एरिया वेक्टर के साथ में हो, इनटू एरिया वेक्टर, इनटू एरिया वेक्टर, इनटू एरिया वेक्टर। ये सारे क्या, ये मॉड्यूलस है, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ जो ई है ये मॉड्यूलस है, एस है ये भी मॉड्यूलस है, यानी कि इस एरिया का अमाउंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ई एस कॉस थीटा। और ई एस कॉस थीटा कब बन सकता है, कॉस थीटा कब आता है, जब दो वेक्टर्स हैं और कॉस थीटा आ रहा है, ये तब आएगा जब आप इसको लिखो ई डॉट एस, और ये आपका कहलाता है साइन फाई। फाई फ्लक्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो मैं यहाँ नीचे सबस्क्रिप्ट में स्मॉल ई लिख दूंगा। तो समझ में आया आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई और एस का डॉट प्रोडक्ट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या है, एरिया वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और डेफिनेशन के हिसाब से फ्लक्स क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हिस्सा या फिर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल जा रही है। चाहे ये बोलो या चाहे ये बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हिस्सा या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। सरफेस के परपेंडिकुलर बोलो या इस एस के पैरेलल बोलो, दोनों एक ही चीज होगी। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर कुछ केस ले लेता हूँ। फर्स्ट केस देखो, यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर क्या है, यहाँ पर मैंने ये एरिया रख दिया, एक मान लो एक सरफेस रख दिया। ये सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में पैरेलल है। देखो यहाँ पर पैरेलल है, और यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है। यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं हाथ को ऐसे रखता हूँ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी इस साइड से आ रही है और हाथ ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, तो ये सेकंड वाला केस है। फर्स्ट वाले केस में क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, मैंने हाथ को कैसे कर दिया, इस सरफेस को ऐसे कर दिया। ठीक है, तो सरफेस अभी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में। ठीक है, और अभी सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में। तो इस केस में देखो यहाँ पर पैरेलल रखा हुआ है। इस केस में एंगल आप किसके किसके बीच लेते हो, एस और ई के। यहाँ एस और ई के बीच में एंगल कितना होगा, एस आपका परपेंडिकुलर ऊपर की साइड जाएगा, ई इस साइड जाएगा, बीच में 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 90 डिग्री है, यानी कॉस थीटा तो हो गया 0। कॉस थीटा अगर 0 हो गया, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो मुझे फ्लक्स नहीं मिलेगा। मिनिमम फ्लक्स की वैल्यू होती है ये 0। ठीक है ना। अमाउंट में अगर अमाउंट की बात करूं तो मिनिमम अमाउंट होता है फ्लक्स का 0। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा अगर मैं सरफेस को परपेंडिकुलर रखूं। सरफेस को परपेंडिकुलर रखने पर ध्यान रखना, सरफेस को परपेंडिकुलर रखने पर एरिया का वेक्टर एस, देखो एरिया इस साइड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं। कौन पैरेलल आते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ये नहीं कहना है मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस पैरेलल आ जाती है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का वेक्टर पैरेलल आ जाता है। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस पैरेलल में है तो फर्स्ट केस होगा। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है तो सेकंड केस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल नहीं लेना होता है, आपको एंगल लेना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भले 90 डिग्री पर सरफेस पड़ी है, इस तरीके से सरफेस पड़ी है, लेकिन इस सरफेस का जो वेक्टर है वो 0 डिग्री पर है और cos 0 कितना होता है 1। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी E इंटू एस और cos 0 हो गया 1। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और ये मिनिमम वैल्यू। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम फ्लक्स या फिर जीरो फ्लक्स तब मिलता है जब आपकी सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ी हो, या फिर इसी को कहूंगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस वेक्टर के साथ में 90 डिग्री बनाए। सेकंड केस मैक्सिमम तब मिलेगा जब आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर पड़ा है, नॉर्मल पड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहां पर थीटा कितना आपका 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, और यहां पर आपका थीटा कितना है 90 डिग्री। और थीटा किन के बीच होता है, ई और एस के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और सरफेस का वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं यहां देखूं, मुझे पता है कि फाई जो है वो डिपेंड करता है किस पे, थीटा पे। थीटा अगर 0 से 90 होगा तो cos 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव रहता है, तो यहां पर मुझे पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा। कैसा फ्लक्स मिलेगा, पॉजिटिव। और cos थीटा की वैल्यू जब 90 से बड़ी हो जाएगी, एंगल 90 से बड़ा होगा 180 तक, तब नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा मुझे। कैसा मिलेगा, नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। अब इसी पॉजिटिव और नेगेटिव को एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड E बनाया है, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसके अंदर एक मैंने सरफेस रख दिया है। वो सरफेस मान लो रखा है आपका इस तरीके से, ठीक है। ये सरफेस रखा हुआ, ये सरफेस जो है ये यहां से इसका एरिया वेक्टर बनेगा परपेंडिकुलर जाएगा इससे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा। अब देखो सरफेस तो होती है, वो तो दो साइड हो सकती है ना। अगर ये मेरा हाथ है तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं तो यहाँ से भी एक सरफेस वेक्टर बन सकता है जो बाहर के साइड जाएगा, और इसके पीछे वाली सरफेस से सरफेस वेक्टर 90 डिग्री नीचे के साइड जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब अगर मैं हाथ को ऐसे रखूं तो यहाँ इस लेफ्ट साइड वाली जो सरफेस है यहाँ से जो एरिया वेक्टर होगा वो इस साइड जाएगा, और राइट साइड की जो सरफेस है वहां से एरिया वेक्टर बाहर की साइड जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये क्या जा रहा है, सरफेस वेक्टर, तो ये इससे क्रॉस करके जा रहा है, तो इसको बोलेंगे आउटगोइंग। और अगर मैं इनकमिंग की बात करूं, यानी कि इस सरफेस के लेफ्ट साइड से जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा था, यानी कि इस सरफेस पर, ठीक है ना। अगर ये हाथ है तो ये सेक्शन तो मैंने बता दिया, आपका एस इधर, लेकिन इस साइड वाला ऊपर जाएगा, इस साइड वाला यहां बनेगा, ठीक है, ओके। अब एक चीज देखते हैं हम, मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, सरफेस वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल, दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के बीच में आप ये एंगल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से एक वेक्टर बाहर जा रहा है, एक वेक्टर इस पॉइंट की और आ रहा है। तो मुझे कौन सा एंगल लेना है, इसके और इसके बीच में अगर लूंगा तो ये वाला लूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब आगे शिफ्ट हो जाएगा तब ये पॉइंट क्या बन जाएगा, इस वेक्टर की टेल और इस वेक्टर की टेल। तो मुझे ये एंगल लेना है। तो देखो अगर ये थीटा है, तो बाकी पूरा कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अब यानी कि आपको दो बार एंगल लेने, एक बार तो थीटा अज्यूम करना है, एक बार 180 माइनस थीटा।
180 माइनस थीटा कब एज्यूम करोगे, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, ठीक है, सरफेस ऐसे पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब एंटर कर रहा है तब यहां पर, तब इस पॉइंट पर आपका सरफेस वेक्टर बाहर के साइड है, तो मैं इस फ्लक्स को बोलूंगा इनकमिंग फ्लक्स। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो इस सरफेस की बात करूंगा, राइट साइड वाले, तो इस राइट साइड वाले सरफेस की जब बात करूंगा तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के साइड होगा। तो ये वाला आउटगोइंग के लिए, ये वाला इनकमिंग के लिए, ठीक है ना। तो इनकमिंग लेते टाइम मैं लूंगा फाई कितना, ई डॉट एस, यानी कि ई एस कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया मेरा 180 माइनस थीटा, ठीक है। और आउट गोइंग के लिए मैं क्या लूंगा, आउट गोइंग के लिए मैं लूंगा फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ठीक है ना। तब मैं यहां पर ये वाला लूंगा और इनकमिंग के लिए वो वाला लूंगा। क्लियर है? ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। मान लो मेरे पास एक इरेगुलर सी सरफेस पड़ी है, इरेगुलर सरफेस है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर पड़ी है, ठीक है। मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब देखो यहाँ पर एक रेगुलर सरफेस नहीं है, इससे पहले जो फ्लक्स के लिए एग्जांपल बताया था वो एक रेगुलर सरफेस था जिसका पूरा एरिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वहां एंगल भी सेम बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरे एरिया को मैं छोटे छोटे डिवीजन के अंदर मान लो काट लू, उसमें से एक छोटा डिवीजन मान लो मेरा है ये वाला, लेट्स सपोज ये छोटा सा एक डिवीजन इधर है, ठीक है। और इस डिवीजन का एरिया है डी एस एरिया, और इसका एरिया वेक्टर यहां से इस साइड बाहर निकलेगा परपेंडिकुलर, दैट विल बी डी एस वेक्टर, ठीक है। और ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहां एंगल कितना अज्यूम किया मैंने, थीटा। तो मुझे इस पूरे फील्ड में रखे हुए इस पूरे सेक्शन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मैंने लिया है, छोटा सा सेक्शन लिया, डीएस एरिया है उसका। इस छोटे से हिस्से के लिए जो फ्लक्स होगा दैट विल बी डी फाई, ठीक है। एक छोटा वैल्यू ऑफ फ्लक्स, एक स्मॉल वैल्यू ऑफ फ्लक्स होगी, बहुत छोटा पार्ट होगा, पूरे का जो फ्लक्स होगा वो मान लो मैं ले रहा हूं फाई, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा जो होगा उसका कितना होगा, डी फाई, ठीक है। एक फ्रैक्शन होगा, छोटा सा फ्रैक्शन। तो ये डी फाई क्या होगा, डी फाई दैट विल बी ई डॉट डी एस। यहां मैंने ई को डी ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मैं छोटा सा हिस्सा नहीं ले रहा हूं, मैं किसका हिस्सा ले रहा हूं, एरिया का। सो ई डॉट डी एस वेक्टर, सॉरी फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट एस, फ्लक्स इज ई डॉट एस। इसमें से किस सेक्शन को मैंने माइनर माना है, एस को, तो यहाँ पर एस को मैं लिखूंगा डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा वो का वही है, ठीक है ना। चाहे इधर लो आप सेक्शन, मान लो एक और सेक्शन में यहाँ लूंगा, एक और सेक्शन यहाँ लूंगा, ऐसे सारे सेक्शन लूंगा, डीएस डीएस डीएस, और सबको प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह का एडिशन जो इरेगुलर मैनर में हो रहा है, उस तरह के एडिशन को क्या बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो यहाँ फिर मैं क्या करूंगा, मुझे टोटल फाई अगर निकालना है इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए टोटल फाई जो होगा दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और इसका फॉर्मूला होगा ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करूंगा टोटल फाई को कैलकुलेट। टोटल फाई को कैलकुलेट करने के लिए मैं ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करूंगा, जहां डी एस क्या है, एक अज्यूम्ड स्मॉल सेक्शन ऑफ द ओवरऑल एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आपका एक बेसिक एक और टॉपिक होगा दैट विल बी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी तक मान लो मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बताया था कि एक चार्ज मान लो क्यू पड़ा है, इसकी वजह से किसी डिस्टेंस आर पर, यहाँ पर मान लो मुझे कोई इफेक्ट फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है या कोई और इफेक्ट, तो मैं उसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अगर यहाँ पर मुझे कोई दूसरा चार्ज Q1 पड़ा है, इसके ऊपर फोर्स लगाना, मैं कूलॉम फोर्स लगा सकता हूँ। लेकिन मान लो आपके पास एक बॉडी है जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पे काम करे, जहां यानी कि मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर बता रहा हूं मैं। सबसे पहले एक ऐसी बॉडी है जहां पर एक लाइन के अंदर, एक लाइन एल के अंदर, लेंथ के अंदर आपने टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो एक वायर है, ठीक है ना, इसके अंदर टोटल चार्ज दे दिया आपने Q, ठीक है ना। ओवरऑल लेंथ कितनी है इसकी, L, ओवरऑल मान लो इसकी लेंथ है L। तो मैं यहाँ एक छोटा सा सेक्शन कट करूंगा, इसका ये छोटा सा सेक्शन कट करूंगा। इस छोटे से सेक्शन की जो लेंथ होगी वो होगी dl, और इस छोटे से सेक्शन के अंदर जो चार्ज दिया है, Q तो पूरे लेंथ में दिया, L लेंथ में, तो यहाँ जो चार्ज होगा dq, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, ये लैम्बडा इसका साइन होता है, और लैम्बडा ये कहता है
कि इसकी वैल्यू होती है कि आपने एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज दिया है, यानी इट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल सेक्शन ऑफ चार्ज गिवन टू अ स्मॉल सेक्शन ऑफ लेंथ। आपने जो छोटा सा लेंथ माना उस छोटी सी लेंथ के अंदर कितना चार्ज आया है, डी क्यू बाय डी एल, ये रेशियो होगा वो आपका क्या रहेगा, चार्ज डेंसिटी। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी इसका मतलब उतने ही छोटी छोटी डिस्टेंस के अंदर आपने ज्यादा चार्ज दिया है। ओवरऑल चार्ज कितना है, क्यू, टोटल कितनी लेंथ में दिया है, एल लेंथ के अंदर। तो पूरी वायर के लिए, मान लो अगर एक वायर है तो पूरी वायर के लिए भी चार्ज डेंसिटी यही रहेगी। फॉर्मूला उस टाइम में लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि डी क्यू की जगह क्यू आ जाएगा, डीएल की जगह एल। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहां से मुझे चार्ज की वैल्यू कितनी मिलेगी, चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी लैम्बडा इंटू डी एल। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, मान लो आपके पास एक सरफेस है, एक एरिया है, वो एरिया मान लो है एस, पूरा एरिया एस है, इस पर आपने टोटल चार्ज दिया है क्यू। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक छोटा सा सेक्शन कट करूंगा, ये छोटा सा सेक्शन कट करूंगा, ये वाला सेक्शन, और इस सेक्शन का एरिया मैं अज्यूम करूंगा डीएस। इस छोटे से एरिया डीएस के अंदर कितना चार्ज होगा, दैट विल बी डी क्यू। पूरे एस के अंदर कितना दिया आपने क्यू, छोटे सेक्शन के अंदर कितना होगा, डी क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से दिखाते हैं वो क्या होगा, द डी क्यू चार्ज गिवन टू डीएस सरफेस, यानी कि एक छोटे से सेक्शन ऑफ सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। अब एक और चीज यहां देखना, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सिग्मा जो होगा इस सेक्शन के लिए जितना है, इससे बड़े सेक्शन के लिए यानी इस सेक्शन के लिए भी उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि रेशियो सेम रहेगा। जितना आप सेक्शन बढ़ाओगे यानी एरिया बढ़ रहा है उतना चार्ज भी तो बढ़ेगा, यानी न्यूमरेटर भी बढ़ेगा और डिनोमिनेटर भी, ये आपका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं पूरे को एक साथ ले लूं तो मैं लिखूंगा Q अपॉन S, यानी ये रेशियो सेम रहेगा, सिग्मा आएगा। तो इधर से मुझे चार्ज कितना मिलेगा, चार्ज विल बी सिग्मा डी एस, ठीक है। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसी तरीके से अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करोगे तो मान लो आपका एक 3D शेप है, ये मान लो मैंने 3D शेप बनाया, या ऐसे नहीं तो इसको मैं एक क्यूब या क्यूबॉइड इस तरीके का एक 3D शेप बना देता हूँ। एक 3D शेप बना दिया, इस 3D शेप के अंदर ओवरऑल चार्ज कितना दिया हुआ है, ओवरऑल चार्ज दिया है Q, इसका वॉल्यूम है V। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा सेक्शन काटूंगा, ये वाला एक छोटा सा यहां सेक्शन काटूंगा जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है, ठीक है ना। यहां मैंने एक छोटा सा सेक्शन कट किया जिसका वॉल्यूम है dV। वॉल्यूम dV है तो उसका चार्ज मैंने एज्यूम किया इस dV के अंदर dQ चार्ज आया है। तो यानी कि द चार्ज गिवन dQ टू द स्मॉल सेक्शन ऑफ वॉल्यूम dV, ये रेशियो क्या कहलाता है, रो। और रो क्या है आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। तो इस फॉर्म में अगर मुझे चार्ज देना है तो मैं चार्ज लिखूंगा रो डी वी। और अगर आपको इन चार्जेस का ओवरऑल चार्ज निकालना तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, इंटीग्रेशन कर लूंगा। अब मैंने इसका यूज इसलिए किया है क्योंकि मान लो अगर मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसकी वजह से ऐसे ऐसे मैंने इस पूरी लेंथ को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में मैं कट कर लूंगा, यानी यहाँ पर सारे जो चार्जेस है ना उन चार्जेस के छोटे छोटे सेक्शन बनाऊंगा और हर एक डीक्यू चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। फिर उनको क्या करूंगा, समअप करूंगा यानी उनको जोड़ दूंगा या फिर इंटीग्रेट कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये तब किया जाता है जब आपका चार्ज कंटिन्यूअसली किसी लेंथ में, किसी एरिया में या किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये कहलाती है चार्ज डेंसिटीज। इनका साइन होगा लैम्बडा, सिग्मा एंड रो। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज गॉस लॉ, जिसके वो पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो आप ये देखते हैं, इसका स्टेटमेंट ये कहेगा कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। यानी कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, लेट्स सपोज दिस इज द क्लोज्ड सरफेस, मुझे कहा गया कि बताओ इस क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड टोटल कितना फ्लक्स है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो लिंक कर रहा है। तो मुझे ये देखना है कि अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, वो हो जाएगा मेरा सिग्मा क्यू, दैट इज टोटल चार्ज। तो इस टोटल चार्ज का मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो ये मुझे मिल जाएगा टोटल फ्लक्स। यानी कि टोटल फ्लक्स रिलेटेड क्या होता है, फाई की डेफिनेशन क्या होती है,
सिग्मा ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ जो सिग्मा है यानी कि इंटीग्रेशन जो है, यहाँ मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, यहाँ पर इस ओ का मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज मतलब एक क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रल किया गया। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसा सरफेस के लिए ले रहे हो जो कि खुला हुआ है, मुझे इसको पूरा क्लोज करना पड़ेगा एंड देन इस सरफेस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे एक पूरा का पूरा क्लोज सरफेस, एक पैक्ड जगह जिसके अंदर चार्ज कितना पड़ा है, डेल्टा सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू, तो सिग्मा क्यू में मैं डिवाइड कर दूं अगर एप्सिलॉन नॉट का, तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लो मेरा एक ये पड़ा है क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पर प्लस 2q या प्लस 2e, ई मतलब होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है -e, और यहाँ 2e। टोटल इतना चार्ज पड़ा है और मुझे कहा जाए कि यहाँ से रिलेटेड टोटल फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स क्या होगा, मैं गॉस लॉ के हिसाब से जाऊंगा। ये क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, बिल्कुल है। अब यहाँ टोटल चार्ज कितना है, मुझे एलजेब्रिक सम लेना है, यानी कि इनकी पोलरिटीज भी लेनी है। प्लस 2e एंड प्लस 2e कितना हो गया, 4e, 4e माइनस e यानी कि 3e। ये हो गया मेरा टोटल चार्ज सिग्मा क्यू अपॉन क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी किसकी, वैक्यूम की। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। 3 इंटू ई की जगह मैं क्या रखूंगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एंड देन एप्सिलॉन नॉट जो होगा वहां मैं रख दूंगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, फ्लक्स का मेजरमेंट होता है किसमें, वेबर। वेबर इसकी यूनिट होती है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, या फिर इसको मैं वोल्ट मीटर भी कहूंगा, वोल्ट मीटर, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको वेबर। ओके, अब देखते हैं गॉस लॉ का प्रूफ। गॉस लॉ को मैं प्रूफ करके देखता हूं कि क्या टोटल फ्लक्स जो है, क्या टोटल फ्लक्स सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्फेरिकल फिगर ले लूंगा, या ये मान लो एक सबसे पहले बीच में मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, पॉजिटिव क्यू, ठीक है, और यहां पर एक स्फेरिकल शेप क्लोज्ड सरफेस मैंने अज्यूम कर लिया। इस सरफेस के अंदर क्या पड़ा है मेरा, प्लस क्यू, ठीक है, सेंटर में पड़ा है। और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है मान लो कैपिटल आर, सेंटर पे पड़ा है प्लस क्यू चार्ज, रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, मुझे इस पूरे सरफेस से रिलेटेड क्या निकालना है, फ्लक्स। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक छोटा सा सेक्शन लूंगा, ये छोटा सा सेक्शन, इस पूरे स्फेयर का एरिया कितना होगा, एस, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमको पता है। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन अज्यूम किया है। ये छोटा सा सेक्शन जो होगा इसका एरिया वेक्टर यहाँ होगा, डी एस वेक्टर होगा वो, ठीक है ना। डी एस क्यों लगाया, एस वेक्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने एक छोटा सा सेक्शन यहाँ अज्यूम किया है। अब प्लस से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, एंड इसी की डायरेक्शन में यहाँ भी क्या होगा, इधर ही होगा, इसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो होती है के क्यू, क्यू कितना, ये रहा क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना, रेडियस स्क्वायर। तो यहां मैं के को हटा के ये रख सकता हूं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो अब यहां से जो फ्लक्स मिलेगा इस छोटे से सेक्शन के लिए, फ्लक्स जो होगा दैट विल बी डी फाई, और वो डी फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, ई डॉट डी एस, डी फाई है। टोटल फ्लक्स कैसे निकालूंगा, टोटल फ्लक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल फाई दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और यहां पर मैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन लूंगा, ठीक है। तो यहाँ ई तो मेरा कांस्टेंट है, ई सब जगह सेम है, तो ई को मैं रखूंगा बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, डीएस ये छोटा सा सेक्शन है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया बनेगा, और पूरा एरिया कितना मेरा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो होगा इसको हटा के मैं रख दूंगा ई इंटू एस। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ई की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू एस कितना है, एस है ओवरऑल एरिया 4 पाई
आर स्क्वायर। तो 4πr² से 4πr² कैंसिल करो, क्या बचा Q/एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या था, टोटल फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स। तो क्या टोटल फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ सिग्मा क्यू का मतलब ओवरऑल कितना चार्ज पड़ा है इसके अंदर। इसके अंदर देखो एक Q चार्ज ही पड़ा है, तो सिग्मा क्यू यहाँ कितना हो गया, सिग्मा क्यू यहाँ सिर्फ Q होगा, क्योंकि ओवरऑल सिर्फ यही चार्ज पड़ा है, तो Q/एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब गॉस ने क्या कहा है आपको, गॉस ने कहा है कि टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड जो होगा वो किसके बराबर होगा। आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ देखना है अंदर चार्ज कितना पड़ा है, उसके अंदर सिर्फ चार्ज, वो चार्ज रखो और डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट रख दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी फ्लक्स की। यानी कि आप अगर एक छोटा स्फेयर भी लो, बड़ा स्फेयर भी लो, इस छोटे स्फेयर में भी क्यू चार्ज रख दो, बड़े स्फेयर में भी क्यू चार्ज रख दो, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। आपको गॉस लॉ के हिसाब से फाइंड करने के लिए सिर्फ ये देखना है कि अंदर चार्ज कितना है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, यानी कि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो इधर इधर और इधर हर जगह आपका फ्लक्स जो होगा वो सेम होगा। ये फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि आपकी रेडियस किसकी ज्यादा है, किसकी रेडियस कम है, यानी किसके साइज पे फर्क नहीं पड़ता, साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटे से एग्जांपल, मान लो अगर आपसे कहा जाए कि एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर डायपोल पड़ा है -Q एंड +Q, एक डायपोल पड़ा है। ऐसे ऐसे मान लो 50 डायपोल्स पड़े हैं एक सरफेस के अंदर, तो बताओ उसके अंदर टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो इसकी वैल्यू क्या बोलूंगा मैं, इसके लिए मुझे क्या करना है, फ्लक्स के लिए मुझे टोटल चार्ज देखना है, टोटल चार्ज कितना है सरफेस के अंदर। तो एक डायपोल का टोटल चार्ज कितना होता है, एक डायपोल में क्या होता है, दोनों चार्ज सेम होता है लेकिन पोलरिटी अलग अलग होती है, तो इसका नेट चार्ज तो हो गया 0। ऐसे ही 50 के 50 डायपोल, सबका 0 0 होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0। तो मुझे टोटल फ्लक्स कितना मिल जाएगा, 0। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बेसिक गॉस लॉ से रिलेटेड। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस गॉस लॉ को अप्लाई किया जाता है, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस होते हैं, इनको कहाँ यूज किया जाता है। थैंक यू।